एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। चार्ज Q r डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है जिसका वैल्यू है kq/r²। डायरेक्शन आपको दिख रहा है। उसी तरह से चार्ज -q डिस्टेंस r पर एक फील्ड बनाता है, उसका वैल्यू भी है kq/r²। उसी तरह से एक चार्ज Q एक पोटेंशियल भी बनाता है और उसका वैल्यू होता है kq/r। उसी तरह से माइनस चार्ज Q ये भी एक पोटेंशियल बनाता है, इसका वैल्यू होता है kq/r। तो आप कह सकते हैं कि सर ये चीजें तो हम जानते हैं और इन चीजों को फिर से रिवीजन करने का कोई मतलब नहीं बनता। मतलब बनता है। मैं चाहता हूं कि आप ये पता करें कि क्या कोई ऐसा सिस्टम हो सकता है, क्या कोई ऐसा सिस्टम है, ध्यान दीजिए, क्या कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें चार्ज 0 हो लेकिन फील्ड पोटेंशियल हो, लेकिन फील्ड और पोटेंशियल हो। आप ध्यान दीजिए कि हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप ये सोच करके बताएं कि क्या एक ऐसा सिस्टम पॉसिबल है जिसमें टोटल चार्ज 0 होता हो, लेकिन 0 चार्ज होने के बावजूद भी वो सिस्टम कहीं भी किसी भी लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल बनाता हो। क्या ऐसा सिस्टम है? उसका जवाब है कि ऐसा सिस्टम है ही नहीं, पूरी दुनिया ऐसे सिस्टम से मिलकर भरी पड़ी है। किस प्रकार से ऐसा हो सकता है जब टोटल चार्ज 0 हो और इसके बावजूद फील्ड और पोटेंशियल बने? मैं आपको बताता हूं, ऐसा संभव है अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें -q और +q चार्ज दोनों हो। इन दोनों को आप एक साथ मान के चलें। -q और +q दोनों चार्ज है, इसलिए यहां पर टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। लेकिन अब ध्यान दीजिए, किसी भी लोकेशन पर, दुनिया के किसी भी लोकेशन पर इस वाले चार्ज का डिस्टेंस कुछ और है, इस वाले चार्ज का डिस्टेंस कुछ और है, इसका डायरेक्शन कुछ और है, इसका डायरेक्शन कुछ और है। इसलिए इस चार्ज का फील्ड और इस चार्ज का फील्ड कैंसिल नहीं होगा, और चूंकि कैंसिल नहीं होगा और इसीलिए यहां पर नेट फील्ड बनेगा। ध्यान दीजिए, चार्ज 0 है, परंतु चूंकि दोनों चार्जेस सेम लोकेशन पर नहीं बैठे हैं, उनका लोकेशन थोड़ा थोड़ा अंतर है, और इसीलिए किसी भी थर्ड पार्ट पे, थर्ड पोजीशन पर, चूंकि उन दोनों के फील्ड कम ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए यहां पर नेट फील्ड बन जाएगा। इस प्रकार के सिस्टम जिसमें एक +q चार्ज और एक -q चार्ज रहते हैं, और इस प्रकार का सिस्टम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों बनाता है, इसको हम डाइपोल कहते हैं। एक डाइपोल के अंदर एक प्लस और एक माइनस चार्ज है, दोनों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस है। थोड़ा सा डिस्टेंस जरूरी है, उस थोड़े से डिस्टेंस की वजह से किसी भी लोकेशन पर उसका फील्ड कैंसिल नहीं होता है, और इसीलिए वो डाइपोल एक इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। क्या सिर्फ डाइपोल ही है या और कोई तरीका हो सकता है? बिल्कुल। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे -q चार्ज हो और यहाँ पे +2q चार्ज हो और यहाँ पे -q चार्ज हो, अब ठीक से देखिए तो -q +2q और -q, क्या ये सिस्टम का टोटल चार्ज 0 नहीं है? बिल्कुल, इस सिस्टम का टोटल चार्ज 0 है, लेकिन किसी भी लोकेशन पर इसका फील्ड, इसका फील्ड और इसका फील्ड बराबर तो नहीं होगा, कैंसिल भी नहीं होगा, और इसीलिए किसी भी थर्ड लोकेशन पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा। इस बात की भी पूरी संभावना है कि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बना देगा। इस प्रकार का सिस्टम जिसमें -q +2q चार्ज होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रुपोल। तो मिला जुला करके डाइपोल्स हैं, क्वाड्रुपोल्स हैं, और भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, लेकिन हम लोग मान सकते हैं कि फिजिक्स के अंदर अगर इस प्रकार के सिस्टम्स हैं जिसमें कि बहुत सारे चार्जेज हैं और आपस में पॉजिटिव नेगेटिव इस प्रकार से बना हुआ है कि उसका टोटल चार्ज 0 हो जाता है, ऐसे में उस सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बनेगा। और उस प्रकार के सिस्टम्स को हम मान सकते हैं कि वो कुछ डाइपोल्स या कुछ क्वाड्रुपोल से मिल करके बने होंगे। इसीलिए डाइपोल खास है हमारे सिलेबस के लिए। बिना चार्ज हुए भी ये फील्ड बनाता है, बिना चार्ज हुए भी पोटेंशियल बनाता है। इसलिए आज का क्लास डाइपोल का क्लास होगा। इसलिए टॉपिक है आज का डाइपोल्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। इलेक्ट्रिक डाइपोल्स।
आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ electric dipole is a combination of two equal and opposite charges q and minus q at a small distance इसलिए माइनस क्यू और प्लस क्यू और बीच में छोटा सा डिस्टेंस अगर है, मान लीजिए 2d है, तो इस सिस्टम को हम एक डाइपोल बोलते हैं। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप कह सकते हैं कि सर इसको आप अलग से क्यों पढ़ा रहे हैं और आप बार-बार ये स्मॉल डिस्टेंस क्यों कह रहे हैं। यहाँ पर दो बातें पॉइंट करने की हैं जिनको हम समझाना चाहते हैं आपको। कोई भी एटम दुनिया का, आप तो जानते हैं कि पॉइंट चार्जेस ठीक है, कूलम लॉ भी ठीक है, पोटेंशियल फील्ड ये सब कुछ ठीक है, लेकिन जरा सोचा आपने कि कहाँ दुनिया में चार्ज मिलता है आपको? कहीं भी चार्ज नहीं मिलता। दुनिया में सब जगह जनरली चीजें जो है एटम्स की मिलकर बनी है और एटम्स जो होते हैं क्या होते हैं? एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिवली चार्ज है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते होते हैं। तो इस प्रकार का सिस्टम जिसमें नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है और उन दोनों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस है, वो डाइपोल होगा कि चार्ज होगा? उसको हम चार्ज कहने से बेहतर है कि हम उसको एक डाइपोल कहें। अब सोचिए कि दुनिया के सारे एटम्स, करीब करीब सारे मॉलिक्यूल्स भी किसी न किसी परिस्थिति में एक डाइपोल ही बनते हैं। तो उन डाइपोल्स को अगर हम स्टडी कर लें, अगर इन डाइपोल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड, इनका पोटेंशियल और इनका बिहेवियर अगर हम पढ़ लें, तो उससे हमें एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को और मटेरियल्स को समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। इसीलिए इस चैप्टर को, इस छोटे से टॉपिक को बीच में जोड़ा गया है। और चूंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको पढ़ना बेहद आसान होगा। मैं ये भी कह सकता हूँ कि अभी आने वाले 7-8 जो क्लासेस होंगे हम लोगों के, उन सब में सबसे आसान यही क्लास होने जा रहा है। परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो एक्सप्रेशंस हैं पढ़ लीजिएगा, हल्का प्रैक्टिस कीजिएगा, एक्सप्रेशन याद हो जाएगा, परीक्षा में कंप्लीट मार्क्स आएंगे आपके। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन पे आ गए। इलेक्ट्रिक डाइपोल्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। क्यों टू इक्वल एंड अपोजिट किया? ताकि चार्ज जीरो हो। याद रखिएगा, डाइपोल, क्वाड्रुपोल आर जीरो चार्ज सिस्टम्स। जीरो चार्ज होने के बावजूद भी वो फील्ड बनाते हैं क्योंकि उनका जो चार्ज है वो सेम लोकेशन पर नहीं होता। एनीवे, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज से मिलता हुआ एक सिस्टम, बीच के डिस्टेंस को हमने 2d माना हुआ है। तो ऐसे में ये जो डाइपोल है, ध्यान दीजिएगा, ये देखते हैं हम, इस बात पे गौर कीजिए कि अगर चार्ज q है तो इसका फील्ड आया के q बाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए कि इस फील्ड के एक्सप्रेशन में q आता है कि नहीं? इसका पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर। जरा बताइए तो पोटेंशियल के एक्सप्रेशन में क्यू आता है कि नहीं, ये चार्ज आता है कि नहीं? उसी तरह से हम ये देखते हैं कि जब भी इस सिस्टम का पोटेंशियल और फील्ड हम निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि हम लोग बाद में करेंगे, तो उसमें बार बार ये एक एक्सप्रेशन आएगा। 2q इंटू डी करने का मतलब है चार्ज गुने डिस्टेंस। ये बार बार आएगा, हर बार आएगा। इसका कुछ भी निकालिएगा, इसका फील्ड निकालिएगा, इसका पोटेंशियल निकालिएगा, किसी भी स्थिति में ये चीज जरूर आएगी। निश्चित रूप से ये एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है और इसलिए हम इसको कहते हैं डाइपोल मोमेंट। हर डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट होता है जिसको हम p से डिनोट करते हैं, वो एक वेक्टर होता है। इसका फॉर्मूला होता है एनी चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। कोई एक चार्ज ले लीजिएगा, दोनों मत लीजिएगा, कोई भी एक चार्ज और डिस्टेंस को गुना कर दीजिएगा, आपको डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। इसका यूनिट है कूलम मीटर। देखिए, कूलम चार्ज के लिए और डी के लिए मीटर, कूलम मीटर। लेकिन इसका एक यूनिट है डिबाई। डिबाई भी इसका यूनिट है जो कि सीजीएस यूनिट है, पॉपुलर यूनिट है, एटॉमिक लेवल पर ये चलता है, लेकिन हम लोग ऐसा यूनिट कूलम मीटर यूज करेंगे। मैंने आपको पहले बताया कि डाइपोल मोमेंट ऑफ अ डाइपोल वेक्टर है। तो अगर ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन क्या है? तो याद रखिएगा, इसका डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये इस तरफ है। तो आगे से जब भी डाइपोल बनाइएगा तो ध्यान दीजिएगा कि लिखिएगा माइनस क्यू प्लस क्यू, बीच में 2d और ऐसे p दिखाइएगा। अब ये आपका डाइपोल कंप्लीट हो गया।
ये है हमारा डाइपोल जिसमें जीरो चार्ज होने के बावजूद फील्ड और पोटेंशियल हमको दिखेगा, और हम लोग इस डाइपोल को डिटेल में स्टडी करेंगे। आइए हम लोग डाइपोल के आसपास के माहौल को समझें। ये जो डाइपोल है जिसको आप देख रहे हैं, एक छोटा सा डाइपोल यहाँ पे दिख रहा है, माइनस क्यू प्लस क्यू और बीच में 2d, इस लाइन को हम इस डाइपोल का एक्सिस कहते हैं, और ठीक परपेंडिकुलर एक लाइन जो हम खींचते हैं तो इसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। ये है एक्सिस, और इसमें जो सारी पोजीशंस हैं इनको हम एक्सियल पोजीशंस कहेंगे, और ये इक्वेटर है सीधा सीधा ऊपर की ओर, इसको हम कहेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन। कुछ कुछ किताबों में एंड ऑन भी लिखा हुआ है कि ये सारी पोजीशंस एंड ऑन पोजीशंस हैं, और ये वाली जो सारी पोजीशंस हैं ये ब्रॉड साइड ऑन पोजीशंस हैं। तो ये तो कहने की बातें हैं, आप उसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, परंतु मैथमेटिकली ये एक्सिस है और ये इक्वेटर है, ये डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में है और ये डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। उसका नाम आप चीनी नमक जो मनावे रख लें, परंतु मैथमेटिक्स नहीं बदलेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने डाइपोल को देखा कि डाइपोल क्या है। उसी तरह से हम लोगों ने ये देखा कि डाइपोल हमारे दुनिया में कहाँ आते हैं, सारे एटम, सारे मॉलिक्यूल्स, अधिकांश चीजें वो सब जो हैं वो सभी डाइपोल होते हैं। इसलिए डाइपोल का बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस है, डाइपोल का बहुत ज्यादा महत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम देखना चाहते हैं कि अब आगे पढ़ने वाले हैं तो क्या पढ़ने वाले हैं। असल में हम लोग निकालेंगे डाइपोल पोटेंशियल एंड फील्ड। तो ये जो वीडियो है हमारा आज का जो क्लास है उसमें हम डाइपोल का पोटेंशियल और डाइपोल का फील्ड निकालेंगे। कहां कहां निकालेंगे? तो सबसे पहली बात हम एक्सिस पर निकालेंगे, दूसरी बात हम इक्वेटर पर निकालेंगे, और तीसरी बात हम कहीं भी निकालेंगे। ये जो काम है इसको हम लोग ध्यान देंगे। चलिए, इस चीज को सिलेबस पता होने से पहले से अच्छा लगता है कि इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, अगर पहले से जानकारी हो जाए। तो हम लोग फील्ड और पोटेंशियल निकालेंगे, कहां? एक्सिस पर, इक्वेटर पर और एनीवेयर। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, डाइपोल एट एक्सिस। आइए डाइपोल के एक्सिस पे गौर करते हैं। ये रहा हमारा एक डाइपोल, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, बीच में 2d है। इस डाइपोल की एक्सिस पर गौर कीजिएगा, यही ना एक्सिस है, गौर करना है, दिमाग इधर उधर ना जाए क्योंकि चीजें छूट जाती हैं। इस डाइपोल की एक्सिस पर इससे r डिस्टेंस दूर हमें यहां पर फील्ड और पोटेंशियल चाहिए। इस लोकेशन पर फील्ड भी चाहिए, पोटेंशियल भी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। एक्सियल लोकेशन पर, ये एक्सियल लोकेशन है, r आप सेंटर से ले रहे हैं, तो ये 2d है तो जाहिर है कि ये छोटा छोटा d हो गया, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। चलिए अगर हम यहाँ पे देखें पोटेंशियल बराबर, पोटेंशियल गौर कीजिएगा, पोटेंशियल तो स्केलर होता है जो कि आपको बताया है कि kq/r होता है, तो इसका पोटेंशियल होगा kq बाय, ये डिस्टेंस कितना होगा ठीक से देखिए, ये r है और ये d है, तो ये डिस्टेंस होगा r माइनस d, और इसका पोटेंशियल होगा प्लस k इंटू माइनस q बाय, इसका पोटेंशियल लेंगे तो kq बाय, ये डिस्टेंस लेंगे तो r प्लस d, इसलिए v का वैल्यू होगा kq कॉमन, kq कॉमन ले लीजिए, 1 बाई r माइनस d माइनस 1 बाई r प्लस d, v बराबर हुआ kq। बहुत भारी तो नहीं है, ये नीचे हो गया r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, r माइनस डी इंटू आर प्लस डी, और ऊपर गया तो हो गया r प्लस डी माइनस r प्लस डी। तो आप देख सकते हैं कि r r कट गया, तो v का वैल्यू हुआ kq2d बाई r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। एक्सप्रेशन तो टेढ़ा सा है। दुनिया में जितने भी डाइपोल हैं, आप तो मालूम है एटॉमिक लेवल पे हैं, छोटे छोटे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे हैं, जब इतना छोटा असल में होता है तो हमें इतने बड़े डाइपोल का एक्सप्रेशन निकालने की क्या आवश्यकता है, जब हम जानते हैं कि असली डाइपोल बहुत छोटे होते हैं।
क्योंकि असली डाइपोल बहुत छोटे होते हैं, इसलिए सामान्यतः जो डी होता है, डी, ये बहुत बहुत छोटा होता है आर से। डिस्टेंसेस के मुकाबले इसका साइज बेहद छोटा होता है। तो अगर डी का वैल्यू बहुत छोटा होगा तो भी का फॉर्मूला होगा के क्यू टू डी बाई, अब इसमें से डी इतना छोटा है कि घटाने से कोई फायदा है नहीं, इसलिए आर स्क्वायर होगा, इसलिए भी बराबर होगा के, ध्यान दीजिएगा 2qd, ये 2d है ना और q है, तो 2d इंटू q को हम लोग डाइपोल मोमेंट p कह सकते हैं, kp बाई आर स्क्वायर, ये है पोटेंशियल। तो हमने v का लिखा वैल्यू kp बाई आर स्क्वायर, यानी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर, ये v का फॉर्मूला है कहां, एक्सिस पर। इस बात को याद रखिएगा, kp बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला है, r एक ज्यादा है, आप ठीक से ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल का सामान्यतः फॉर्मूला होता है kq बाई r, लेकिन डाइपोल में एक r आपको ज्यादा मिलेगा, तो डाइपोल में पोटेंशियल होता है kp बाई आर स्क्वायर, एक r एक्स्ट्रा। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सिस को देखा। अब हम अगर एक्सिस को छोड़े और यहाँ पे आ जाए, जरा सा पोटेंशियल भी निकल चुकी है और उसका वैल्यू लिखा जा चुका है, तो चलिए हम लोग जरा एक्सिस पर फील्ड निकालना सीखें। एक्सिस पर फील्ड कैसे निकलेगा, फील्ड के बारे में गौर करिए, फील्ड एक वेक्टर है। अच्छा यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, ये प्लस क्यू चार्ज का फील्ड है, तो ये बाहर की ओर होगा, मैं उसको ई प्लस लिख रहा हूँ, प्लस क्यू चार्ज का फील्ड, और ये माइनस क्यू चार्ज का फील्ड इसकी ओर होगा, मैं इसको ई माइनस लिख रहा हूँ। कौन सा फील्ड बड़ा होगा, आपको अंदाजा है इसमें से कौन सा फील्ड बड़ा होगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नजदीक है, इसलिए ये वाला फील्ड ज्यादा होगा और ये वाला फील्ड कम होगा, इसलिए नतीजे में नेट फील्ड इसकी ओर होगा। तो ये रहा हमारा नेट फील्ड, ई नेट। ठीक से देखिए, नेट फील्ड डाइपोल मोमेंट की ओर है, गड़बड़ मत कर दीजिएगा, डाइपोल मोमेंट उधर है और फील्ड भी उधर ही है। डायरेक्शन देखिए फील्ड का, यहां पे भी चेक कर सकते हैं इस चीज को, माइनस क्यू का फील्ड इधर होगा, आपको पहले ही बता चुका हूं कि माइनस चार्ज का फील्ड उस चार्ज की ओर ही होता है, तो माइनस चार्ज का फील्ड होगा ई माइनस और पॉजिटिव चार्ज का फील्ड होगा बाहर की ओर। इन दोनों में कौन बड़ा है? इन दोनों में चूंकि ये वाला नजदीक है इसलिए इसका फील्ड बड़ा होगा और इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका तो व्यवहार बड़ा अजीब है। अब देखिए, जब एक्सिस पे आप होते हैं तो चाहे दाएं तरफ रहे चाहे बाईं तरफ रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पी के डायरेक्शन की ओर है, ऐसा और कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, एट एक्सिस फील्ड इज अलोंग पी, पी की ओर है, इधर भी होगा इधर भी होगा, दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में है, ध्यान दीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़े। तो डायरेक्शन जब हम लोग समझ गए तो अब आइए यहां पर हम लोग फील्ड सचमुच निकालते हैं। इस पॉजिटिव चार्ज का फील्ड होगा इधर और वो होगा के क्यू बाई, ये डिस्टेंस कितना है आपको बताया था ना, आर माइनस बी है, तो आर माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये निगेटिव चार्ज है तो इसका फील्ड होगा इधर की ओर, निगेटिव चार्ज की ओर, और उसका फॉर्मूला होगा के क्यू बाई आर प्लस डी स्क्वायर। एक फील्ड उधर हुआ एक फील्ड इधर हुआ, उन दोनों फील्डों का रिजल्टेंट क्या होगा, आइए बनाते हैं। तो फील्ड का फॉर्मूला होगा के क्यू कॉमन ले लेते हैं, बनेगा आर 1 बाई आर माइनस डी होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस डी होल स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जाएगी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगी? हमेशा P की ओर जाएगी, जो पहले आपको बता चुका हूं, जिधर P होगा उधर ही जाएगा, ये P जिधर भी होगा, और P किधर होगा तो माइनस से प्लस चार्ज की ओर होगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, E बराबर के क्यू, हालांकि आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि स्टूडेंट जो है इस एक्सप्रेशन के लेंथ से घबरा जाते हैं, इसलिए मैंने ये तय किया कि मैं खुद करके दिखाऊंगा ताकि आपको लगे कि इसमें कोई बहुत कड़ा स्टेप नहीं है। तो नीचे यहाँ पे एलसीएम गया, r प्लस डी होल स्क्वायर इंटू आर माइनस डी होल स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा r प्लस डी होल स्क्वायर माइनस आर माइनस डी होल स्क्वायर।
E बराबर हुआ के क्यू। ध्यान दीजिए आर प्लस डी आर माइनस डी अगर रहता तो मैं लिखता आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, लेकिन यहाँ दो दो है इसलिए मैं लिखूंगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का स्क्वायर, एलसीएम ये गुना करके लिखते हैं। और इसको जब आप देखेंगे तो r प्लस डी होल स्क्वायर माइनस आर माइनस डी आल करेंगे तो आएगा 4rd। अब देख लीजिए और अब यहां पे आ गया ये एक्सप्रेशन k क्यू 4rd बाई आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का रूट। तो आपको मैंने कहा है कि प्रैक्टिकली सारे डाइपोल छोटे छोटे होते हैं, इसलिए r का वैल्यू बहुत छोटा होगा, सॉरी d का वैल्यू बहुत छोटा होगा r के मुकाबले, इसलिए इसके लिए आप इसको करीब करीब लिख सकते हैं 4kqrd बाई r4। d को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, याद रखिए d अकेला होगा तो नेग्लेक्ट मत कर दीजिएगा। यहाँ d आर स्क्वायर से घटा है, इसलिए मैंने कहा कि चूंकि ये बहुत छोटा है इसलिए आर स्क्वायर से घटे चाहे जुटे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए छोड़ दिया। ये आया। अब यहाँ पे ध्यान दें, इसका डाइपोल मोमेंट कितना तय किया था हम लोगों ने, P बराबर है Q इंटू 2D, यानी 2D D देखिए यहाँ पे Q है D है और इसमें से 2 अगर हम बाहर निकाल दें तो एक 2 और यहाँ पे आएगा, जरा से चेंज कर लेने दीजिए 2QD, वो तो सेम एक्सप्रेशन है ना, QR2 ये सब सेम है, तो मैं इसको लिख सकता हूं बराबर 2k, अब ये जो है r से r क्यूब काट दीजिए 2kp बाई r क्यूब। ध्यान दीजिए अप्रोक्सीमेटेड फार्मूला फॉर स्मॉल डाइपोल है, डाइपोल छोटे होंगे तो यही होगा। तो याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला एक्सिस पर निकला है 2kp बाई r क्यूब, k वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p बाई r क्यूब। फिर से एक बार देखिए r एक्स्ट्रा है, जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है kq बाई r स्क्वायर, यहाँ पे एक r एक्स्ट्रा है, r क्यूब है, यहाँ पर q ना होकर 2p है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख दें इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 2kp बाई r क्यूब एट एक्सिस। हम लोगों ने देखा अभी एक्सिस को कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के मोमेंट की ओर है और पोटेंशियल kp बाई r स्क्वायर है। इन दोनों एक्सप्रेशंस में कोई इतना भारी भी नहीं है कि आदमी को डिफिकल्टी हो। मैंने देखा है स्टूडेंट्स जो है कभी-कभी घबरा जाते हैं, परंतु अगर आप एक बार और प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए इसको मिटाते हैं, और अब चूंकि एक्सिस का काम खत्म हो चुका है तो अब हम लोग इक्वेटर पे चलते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन जो है, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मुझे लिख देना चाहिए कि हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा। ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, इस लोकेशन पर यहाँ पर v का वैल्यू है kp बाई आर स्क्वायर और e का वैल्यू है 2kp बाई आर क्यूब। ठीक है, दिख रहा है नीचे असल में मेरा लैपटॉप है जिसपे ये जो सामने आपको दिख रहा है कि नहीं, ये मुझे इस जगह पर दिखता है, इसलिए मैं अक्सर देखता रहता हूँ कि भाई वो चीज विजिबल है कि नहीं, इसी सिलसिले में वो देखना पड़ता है कि हाँ ठीक है ये नजर आ रहा है, इधर कटा नहीं है। चलिए ठीक है, तो ये हो गया इस डाइपोल का एक्सियल पोजीशन। आइए हम लोग डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाते हैं। तो इक्वेटोरियल पोजीशन थोड़ा सा आसान ही पड़ेगा, परंतु आप गौर कीजिएगा तो आपको और भी अच्छा लगेगा। चलिए, ये एक डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, बीच में डिस्टेंस अपना डी डी जो मनावे कर लीजिए, ये आपका डाइपोल मोमेंट है P। इसका ये इक्वेटर है, ये इसका इक्वेटर है, थोड़ा और बड़ा बनाना चाहता हूं इसको, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये r डिस्टेंस। तो मेरा ये कहना है कि आप इस जगह पर पोटेंशियल बताइए। पोटेंशियल तो स्केलर है, पोटेंशियल निकालने में क्या दिक्कत है, कुछ नहीं। इस चार्ज से कितना डिस्टेंस है जरा पता कीजिए, इस चार्ज से डिस्टेंस है r है और ये d है, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का रूट, और इधर भी वही डिस्टेंस होगा,
तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रूट, और इसका भी लिखें माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रूट। ये क्या, ये तो दोनों सेम आ रहे हैं, इसलिए पोटेंशियल होगा जीरो। याद रखिएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल जीरो होता है। इक्वेटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल जीरो होता है, और एक्सियल पोजीशन पर पोटेंशियल Kp बाई आर स्क्वायर होता है। इक्वेटोरियल पोजीशन पर कहीं भी आप रहेंगे तो पोटेंशियल जीरो है। चलिए, पोटेंशियल खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं इनके इलेक्ट्रिक फील्ड पे, उस पर जरा सा सोचना पड़ेगा आपको। ध्यान दीजिए, डायग्राम को मैं एक बार और बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा बड़ा डायग्राम तो ज्यादा अच्छा लगे। ये देखिए, यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, बीच में डी है। इस लोकेशन पर जो कि r डिस्टेंस है, हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाइए। ये एक्सियल पोजीशन है, तो उसका तरीका ये होगा कि इस पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की ओर होगा, इसमें आपको कोई शक नहीं है। बाहर क्यों, कितने के बराबर होगा आप बता सकते हैं? होगा कि क्यू बाई आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कितना आसान है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने लिख दिया। उधर क्यों, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो इसी की ओर होगा, ये नेगेटिव चार्ज की ओर होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ये भी होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। बना दिया दोनों फील्ड। अब दिक्कत क्या है भाई कि इन दोनों फील्डों को आपको जोड़ना है। 11th क्लास का कंसेप्ट है, 11th क्लास के कंसेप्ट के हिसाब से आप इन दो फील्डों को जोड़ दीजिए। इन दोनों फील्ड के बीच में तो 90 डिग्री का भी एंगल नहीं है कि उसको पाइथागोरस से जोड़ दें, तो निश्चित रूप से हमें इसके कंपोनेंट तोड़ने पड़ेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़े। अब सबसे पहले देखें कि अगर हम इसको थीटा माने, इसको भी थीटा माने, दोनों एंगल को, तो हम लोग अगर इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्डों को ब्रेक कर दें, देखिए ध्यान दीजिए, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में बराबर है। असल में ये और ये बराबर है, दोनों के वैल्यू जो होते हैं ना वो बराबर है, सिर्फ डायरेक्शन में फर्क है। तो अगर हम इस डाइपोल के फील्ड को दो कंपोनेंट में तोड़ दें, तो ये थीटा हुआ तो ये थीटा होगा, अगर ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा होगा। तो इस ई को तोड़ दीजिए, इस ई को तोड़ेंगे तो बनेगा इधर ई साइन थीटा और इधर बनेगा ई कॉस थीटा। अब आप इस ई को मिटा सकते हैं, जब कंपोनेंट तोड़ दिया तो फिर उसको लेके क्या करना है। उसी तरह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इधर वाला कंपोनेंट होगा ई कॉस थीटा और इधर की ओर कंपोनेंट आएगा ई साइन थीटा। अब आप इसको भी मन हो तो मिटा दीजिए, मैं मिटा सकता हूं, आप मत मिटाइएगा अपनी कॉपी पे, मेरे पास फैसिलिटी है। अब देखिए कि इस डायरेक्शन में ये ई साइन थीटा और ई साइन थीटा कैंसिल हो रहा है, तो बचा फील्ड इधर 2e cos थीटा। तो हम कह सकते हैं कि फील्ड एट इक्वेटर होगा 2e cos थीटा। कौन से डायरेक्शन में है भाई, एक बात आपने गौर किया, डाइपोल मोमेंट उधर है और फील्ड इधर है। आपने क्या सीखा, इक्वेटोरियल पोजीशन पर फील्ड डाइपोल मोमेंट के उल्टे डायरेक्शन में होता है। ध्यान दीजिएगा कि यहां पर एक्सियल पोजीशन पर फील्ड होगा इधर की ओर, यहां भी इधर की ओर ही होगा। देखिए दोनों फील्डों को देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर P की ओर होता है, और आपने यहां देखा कि इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड P के उल्टे डायरेक्शन में होता है, इसलिए इस इक्वेटर की सारी जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड P के उल्टे डायरेक्शन में होगा। और कितना होगा आइए पता करें, ठीक से ध्यान दीजिए, एक बार और बता रहा हूं, एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड P के डायरेक्शन में ही होता है और इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड P के उल्टे डायरेक्शन में होता है। तो 2e cos थीटा होगा 2e, ये e है, kq बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और cos थीटा का वैल्यू कौन लिखेगा, cos थीटा का वैल्यू हो गया बेस
बाई हाइपोटेनियस। तो बेस है d बाई हाइपोटेनियस है आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रूट। इसको हम लिख सकते हैं E बराबर 2k/q/d बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2। अगर हम लोग फिर से वही देखें कि भाई डाइपोल इतने छोटे होते हैं कि इसका d का वैल्यू जो है वो r के वैल्यू के मुकाबले बहुत छोटा होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2k/q/d बाई आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, यानी ये कट जाएगा, यानी आएगा 2k/q/d बाई आर टू द पावर 3। यानी देखिए 2q/d को तो आप p बोलने जा रहे हैं, इसलिए kp बाई आर क्यूब। आपने क्या सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लोकेशन होता है kp बाई आर क्यूब। अब उस डायग्राम पे गौर कीजिए और इस चीज को एक बार फिर से नोट करने की कोशिश कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर इज 2 kp by r cube, while electric field at axis is 2 kp by r cube, while at equator it is kp by r cube। तो इसका मतलब है कि सेम डिस्टेंस के लिए एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटर के इलेक्ट्रिक फील्ड के मुकाबले डबल है। एक्सिस पर ज्यादा फील्ड होता है, डबल फील्ड होता है, इक्वेटर पर आधा फील्ड होता है उसके मुकाबले, अगर डिस्टेंस सेम ले तो। और इसके अलावे v का वैल्यू एक्सिस पर होता है kp by r स्क्वायर और v का वैल्यू इक्वेटर पर होता है 0। ये सारी चीजों को एक बार लिख ले तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए हम डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ करके हम लोग अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एनीवेयर का एक्सप्रेशन निकालते हैं। इस एनीवेयर के लिए इसका मतलब है कि किसी भी लोकेशन पर। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल एनीवेयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनीवेयर? एनीवेयर का मतलब है कि किसी भी डिस्टेंस पर, किसी भी एंगल पर, वो एक्सिस पर हो या इक्वेटर पर हो, ये चीज जरूरी नहीं है। इसलिए आइए सबसे पहले हम लोग ये आसान काम की इसकी शुरुआत करेंगे। -q + q, बीच में d डिस्टेंस है, dd है, यहां से r डिस्टेंस पर ठीक से देखिए कि ये जो लोकेशन है ये न तो एक्सिस है और न ही इक्वेटर है, वो थीटा एंगल पर है। ध्यान दीजिए कि अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता तो ये एक्सिस होती, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता तो ये इक्वेटर होता, लेकिन ये थीटा का वैल्यू न तो 90 है और न ही 0 है, इसलिए ये पॉइंट अपना कहीं भी है। दिस इज कॉल्ड एनीवेयर। अब हम लोग यहाँ पे गौर करेंगे जरा से, इसका एक आसान तरीका है। यहाँ पर सबसे पहले आप P पे गौर कीजिए। आप ये बात आप श्योर हैं कि जो P है वो इस डायरेक्शन में होगा, ये है आपका P का डायरेक्शन, P उधर क्यों है? हम लोग इस P को दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। इस लाइन के परपेंडिकुलर और पैरेलल दो टुकड़ों में हम P को तोड़ सकते हैं। ठीक से देखिए, ये है P, ये उधर की ओर है P, थीटा यहाँ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट होगा वो P cos थीटा होगा और ये जो कंपोनेंट होगा वो P sin थीटा होगा। कहने का मतलब है कि जो इक्वेटर P था, जो डाइपोल P था, अब उस P के बदले हमारे पास दो डाइपोल हैं, एक P cos थीटा और एक P sin थीटा। ये वाला जो पॉइंट है ये P cos थीटा वाले डाइपोल के एक्सिस पर मौजूद है, लेकिन P sin थीटा वाले डाइपोल के इक्वेटर पर मौजूद है। तो इसीलिए हम यहाँ पर पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखेंगे ड्यू टू, पोटेंशियल का मतलब है कि पहला डाइपोल का पोटेंशियल और दूसरे डाइपोल का पोटेंशियल। लिख दीजिए, पहले डाइपोल को P cos थीटा अगर हम मान लें तो P cos थीटा वाले डाइपोल के एक्सिस पर है ये, तो आपको एक्सिस का फॉर्मूला तो मालूम है, V का क्या होता है, पोटेंशियल का एक्सिस का फॉर्मूला है kp by r स्क्वायर। तो k, P के बदले P cos थीटा लेंगे, P cos थीटा by r स्क्वायर प्लस ये दूसरा वाला जो डाइपोल है, इस डाइपोल के इक्वेटर पर ये पॉइंट है, इसलिए ये डाइपोल यहाँ पर पोटेंशियल 0 बनाता है, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि डाइपोल का पोटेंशियल उसके इक्वेटर पर 0 होता है। इसलिए V का फॉर्मूला निकला kp cos थीटा
बाई आर स्क्वायर एट एनी पोजीशन आर थीटा। हम लोग इसको एक बार जांच लें कि अगर थीटा का वैल्यू 0 रहा तो एक्सिस होगी ना, तो v का वैल्यू क्या होगा बताइए, v का वैल्यू होगा cos थीटा का वैल्यू cos 0 भरेंगे तो kp बाई आर स्क्वायर, देखिए मैच हो गया। और उसी तरह से अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हुआ तो वो इक्वेटर होगा, तो ऐसे में भी इक्वेटर का फॉर्मूला होगा cos 90 रखते ही v का वैल्यू 0 हो जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये kp cos थीटा बाई आर स्क्वायर पोटेंशियल बहुत फर्स्ट क्लास तरीके से पोटेंशियल एनीवेयर दिखाता है। तो आइए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। माइनस क्यू प्लस क्यू, और इन चीजों को लिखने में बहुत अच्छा लगता है। किसी भी लोकेशन पर v का वैल्यू होगा kp cos थीटा बाई आर स्क्वायर, जहां ये r है और ये थीटा। अब हम लोग आगे बढ़े और पोटेंशियल एनीवेयर जो kp cos थीटा बाई आर स्क्वायर है उसकी मदद से फील्ड एनीवेयर निकालें। चलिए हम लोग फील्ड एनीवेयर पे अब ध्यान दें, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत आसान था। तो फील्ड एनीवेयर निकालने से पहले आपको कुछ चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। फील्ड एनीवेयर, फील्ड निकालना, ध्यान दीजिए कि फील्ड का फॉर्मूला आपको बताया था माइनस डीवी बाई डी आर होता है, बताया था ना पिछली क्लास में। माइनस डीवी बाई डी आर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। या अगर आप कंपोनेंट वाइज चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट या तीन कंपोनेंट हो सकते हैं। तो माइनस डीवी बाई डीएक्स करेंगे तो आई डायरेक्शन में होगा, माइनस डीवी बाई डीवाई करेंगे तो जे डायरेक्शन में होगा, माइनस डीवी बाई डीजेड करेंगे तो के डायरेक्शन में होगा। मतलब पोटेंशियल को जिस डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे आपको उधर का ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। इसी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। आप ध्यान दीजिए फिर से एक बार, थोड़ा कंसेप्चुअल है। माइनस क्यू प्लस क्यू, यहां से ध्यान दीजिएगा यहां पर पॉइंट है, मान लीजिए आर डिस्टेंस पे पॉइंट है थीटा। सबसे पहले एक बात बताइए कि v का वैल्यू क्या है। तो यहां पर v का वैल्यू है kp cos थीटा बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं। वहां जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसमें एक्स वाई जेड एक्सिस की चर्चा थी, लेकिन यहाँ तो कोई एक्स वाई जेड ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है हमें एक्सिस। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि इसके दो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। यहाँ तो एक्स वाई जेड के बजाय पी ही है इंपॉर्टेंट, या आर एक वेक्टर है जो इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस v के दो डायरेक्शन में डिफरेंशिएशन करेंगे, एक इधर की ओर और एक इधर की ओर। ध्यान दीजिए क्यों। सबसे पहले गौर कीजिए कि ये v बराबर kp cos थीटा बाई आर स्क्वायर को जब इस डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे, कौन से डायरेक्शन में है वो, r के डायरेक्शन में। ठीक से ध्यान दीजिए, दो डायरेक्शन है यहाँ पे, ये r डायरेक्शन है और इधर की ओर इसको थीटा डायरेक्शन है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग r निकालना चाहें तो माइनस dv बाई dr लिख देंगे, माने उस डायरेक्शन में माइनस dv बाई dr होगा, बाकी सब चीजें कांस्टेंट होंगी, यानी k बाहर हो जाएगा, p बाहर हो जाएगा, cos थीटा बाहर हो जाएगा, सिर्फ r स्क्वायर 1 बाई r स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है। तो r टू द पावर -2 को d बाई dr करना है, यही ना आंसर होगा kp cos थीटा। और यहां पे ध्यान दीजिए इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा -2 r टू द पावर -3, यानी आएगा 2kp cos थीटा बाई r क्यूब। इस डायरेक्शन में फार्मूला आया 2kp cos थीटा बाई r क्यूब। ये कौन सा डायरेक्शन है, इसको कह सकते हैं हम रेडियल डायरेक्शन। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल का इस r के डायरेक्शन में 2kp cos थीटा बाई r क्यूब आया, ये वाला डायरेक्शन। अब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी हमको एक फील्ड लेना पड़ेगा क्योंकि थीटा है इस जगह पे। तो ध्यान दीजिए अब की बार फिर से हमें लिखना पड़ेगा ई थीटा का वैल्यू।
होगा माइनस डीवी बाई, ये तो डिस्प्लेसमेंट है ना dr इस जगह पे, तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, याद रखिए इस चीज को कि जब हम r को आगे बढ़ाते हैं तो ये dr होता है, लेकिन जब इसको थोड़ा सा इधर खिसकाते हैं थीटा डिग्री, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इस डिस्प्लेसमेंट को हम r d थीटा करते हैं, यानी dv बाई r d थीटा निकालना पड़ेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यही है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, थीटा नहीं है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट r d थीटा है, इसलिए dv बाई r d थीटा लिखना पड़ेगा, तो आपको इधर का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो एक r तो मुफ्त में आ गया है, माइनस भी आ गया है, अब सिर्फ dv बाई d थीटा करना बाकी है, तो dv बाई d थीटा कर दीजिए। अब की बार जब d थीटा कीजिएगा तो r वगैरह सब आगे आ जाएगा, r कांस्टेंट है, और इसका जब dv बाई d थीटा करेंगे तो आएगा cos थीटा का माइनस sin थीटा यानी कि प्लस, यानी आएगा kp sin थीटा बाई r क्यूब। ध्यान दीजिए ये फॉर्मूला आया kp sin थीटा बाई r क्यूब। हमारे पास दो डायरेक्शन निकले इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक r के डायरेक्शन में, एक थीटा के डायरेक्शन में, एक इतना आया, एक इतना आया। चूंकि इन दोनों से हमारा नेट फील्ड बनता है, इसलिए नेट फील्ड का तरीका ये होगा कि हम इन दोनों को पाइथागोरस थ्योरम से जोड़ दें। पाइथागोरस थ्योरम से जब आप जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट मिलेगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट, तो इसका स्क्वायर कीजिए er स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर का रूट कितना होगा, er स्क्वायर कीजिए 4k स्क्वायर p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा by r to the power 6 plus k square p square sin square theta by r to the power 6 रूट, इसमें से आप k square p square बाहर निकाल दीजिए, तो k square p square को बाहर निकालेंगे और r क्यूब को भी निकाल दीजिए, तो k p by r क्यूब बाहर हो गया, और इधर बचा 4 cos square theta plus sin square theta। 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हम इस जगह पे देख रहे हैं। अब cos स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, या sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं आप 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो लिख सकते हैं kp बाई r स्क्वायर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसको कहेंगे आप इसको लिख सकते हैं kp बाई आर स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये रहा नेट फील्ड, और ये नेट फील्ड जो होगा इस डायरेक्शन में कहीं होगा, अपना जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से हमने उसको जोड़ा, तो नेट फील्ड का फॉर्मूला हुआ kp बाई आर स्क्वायर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे दो बातें हम लोगों को बच गई हैं, दो चीजें हम लोगों को समझनी बाकी है अभी इस जगह पर। तो आपने देखा कि हम लोग नेट फील्ड निकाल चुके हैं। क्या ये नेट फील्ड, ये वाला जो फील्ड है, हमारे बाकी क्राइटेरियन को फॉलो करता है? जैसे मान लीजिए कि एक्सिस पर अगर मैं कहूं तो थीटा का वैल्यू 0 होता है, तो नेट फील्ड कितना निकल रहा है आपका kp बाई आर स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 यानी कि 2 kp बाई आर क्यूब, सॉरी ई क्यूब है। देखिए मैच हो गया ना। उसी तरह से अगर मैं कहूं कि इक्वेटर पर क्या होगा, तो इक्वेटर पर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री आएगा, ई का वैल्यू आएगा kp बाई आर क्यूब रूट 3 cos स्क्वायर 90 यानी कि 0, और ये 1 हो गया यानी kp बाई आर क्यूब। तो आपने देखा इस तरह से कि एक्सिस वाला भी वैल्यू इसमें फुलफिल हो रहा है, इक्वेटर वाला भी वैल्यू यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, इसलिए ये फील्ड का एक्सप्रेशन एनीवेयर एट द लोकेशन ऑफ r थीटा हमारे डाइपोल के फील्ड का एक्सप्रेशन होगा। अब अगली जो चीज यहाँ बच गई हमारी कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन के लिए आप जानते हैं थीटा निकाल देते हैं, थीटा नहीं इसका अल्फा निकाल देते हैं, चलिए क्योंकि थीटा ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं, तो अल्फा निकालने के लिए चलिए tan अल्फा निकालते हैं। tan अल्फा का फॉर्मूला होगा दिस कंपोनेंट बाय दिस कंपोनेंट,
तो दिस कंपोनेंट का फॉर्मूला है kp sin थीटा बाई आर क्यूब, और ये वाले कंपोनेंट का फॉर्मूला है kp cos थीटा बाई आर क्यूब। इसको कहेंगे तो आएगा tan थीटा बाई 2, यानी अल्फा बराबर होगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। ये अल्फा कहां से है? फ्रॉम वेक्टर आर। अब हम लोगों ने इसको कंक्लूड कर लिया कि फील्ड एनीवेयर कितना होगा? फील्ड एनीवेयर इतना होगा along this angle from R। R से एंगल बता रहा हूं मैं, ये इतनी एंगल R से है, मैंने इस डाइपोल से एंगल नहीं लिया है मैंने, तो इसलिए फ्रॉम R। और अगर कोई कहे कि डाइपोल के मोमेंट से कितना होगा एंगल, तो डाइपोल मोमेंट से होगा, ध्यान दीजिए, यहां से थीटा हुआ और वहां से अल्फा हुआ, इसलिए हम कह सकेंगे कि थीटा प्लस tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, इतनी एंगल P से होगी, डाइपोल मोमेंट से इसका डायरेक्शन होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, इसके अंदर में, इस एक्सप्रेशन के अंदर में बहुत सारे पॉइंट्स थे। सबसे पहली बात, इस वीडियो के अंदर में हम लोगों ने सीखा डाइपोल क्या है। डाइपोल खास सिस्टम्स हैं जिनमें जीरो चार्ज होता है, इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होता है थोड़े डिस्टेंस पर, और थोड़े डिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि दुनिया में किसी भी लोकेशन पर इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल नहीं होता है। नतीजा ये होता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, और ऑलमोस्ट ज्यादातर जगहों पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी देता है, इक्वेटर को छोड़। इसके बाद हम लोगों ने सीखा कि डाइपोल मोमेंट क्या है, एनी चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस को डाइपोल मोमेंट कहते हैं, इसका यूनिट सीखा। इसके बाद उसका डायरेक्शन देखा कि हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, और इसके बाद हमने एक्सप्रेशन देखा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस कितनी होती है और किस तरफ होती है, पोटेंशियल एट एक्सिस कितनी होती है। उसी तरह से हम लोगों ने देखा कि इक्वेटर पर पोटेंशियल और फील्ड कितने होते हैं और किधर होते हैं, और एनीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है और किधर होता है। चलिए इन सभी चीजों को हम लोग एक डायग्राम के द्वारा सेटल कर देते हैं। एक ही डायग्राम बनेगा, क्योंकि आपको भी याद रखने के लिए इस तरह के डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप इस डायग्राम को याद रखिएगा। माइनस क्यू प्लस क्यू डी, इस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2kp बाई आर क्यूब, और भी होगा kp बाई आर स्क्वायर। इस लोकेशन पर यहां पर भी होगा 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, वो होगा kp बाई आर क्यूब, 2kp बाई आर क्यूब, kp बाई आर क्यूब। किसी भी अन्य लोकेशन पर r थीटा पर v का वैल्यू होगा kp cos थीटा बाई आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां से इस r से अल्फा एंगल पर, E का वैल्यू होगा kp बाई आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, और अल्फा का वैल्यू होगा, इस अल्फा का वैल्यू होगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। तो इस डायग्राम के अंदर में आपको हर जगह फील्ड पोटेंशियल लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, उस लोकेशन पे लिखा हुआ है, एंगल वगैरह कितना है ये भी लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि आप लोग डाइपोल को एक ओवरऑल तरीके से समझ चुके हैं। डाइपोल के पढ़ने का क्या फायदा है हम लोग वो भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से अब हम लोग इस क्लास को रोकते हैं, और अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि जब ये डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो इसका क्या होगा। थैंक यू।